के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट हमने कर लिया था, उसके अंदर हमने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना सीखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट के 2 लेक्चर आएंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर है, एक और लेक्चर आएगा। 2 लेक्चर में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे और उसके बाद में हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड के लगभग 5 से 6 लेक्चर आएंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, ओके। तो आप इसको अच्छे से देखना और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगेगी जिससे आप बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो उसमें टोटल 11 एडजस्टमेंट आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखे हैं। कितने एडजस्टमेंट दे रखे हैं? टोटल 11। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये सारे के सारे मैं आज के लेक्चर में आपको नहीं कराने वाला हूँ, है ना, क्योंकि एक साथ फिर खोपड़ी में जाएगा भी नहीं और हमारा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आज मैं फर्स्ट से लगाकर आपको 6 तक आज करा दूंगा, ओके। ये आज के लेक्चर में हो जाएंगे और फिर आगे 7 से लगाकर 11th इसका पार्ट सेकंड आ जाएगा, ओके। एडजस्टमेंट पार्ट सेकंड, ठीक है। और दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। तो अभी तो फर्स्ट तो निपटाए पहले। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में आता है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे फर्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम है, किसी को जानना हो तो अंतिम रहतिया, ओके। ये क्या था, ये हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की सबसे फर्स्ट बात करते हैं। अगर जनरल एंट्री आपसे पूछे, देखो मैं जनरल एंट्री बताऊंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके क्या इफेक्ट है वो भी बताऊंगा। अगर जनरल एंट्री पूछे तो सिंपल जनरल एंट्री होती है इसकी, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये सिंपल एंट्री होती है इसकी क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। अब देखिए, अब इस एंट्री की अगर आप क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर अगर इसकी लेजर करेंगे तो इसकी लेजर कहाँ जाएगी बेटा? इसकी लेजर जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको कहाँ शो करेंगे वो बताता हूँ। देखो, तो मान लेते हैं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट देखो एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग। आप बोलोगे सर ये तो हमको पता ही है, फाइनेंशियल स्टेट फर्स्ट के अंदर आपने बताया था, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट में कहा जाएगा। तो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट लायबिलिटी, अब सब मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ समझाने के लिए फटाफट बना रहा हूँ। तो बैलेंस शीट के अंदर ये चला जाएगा एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में नहीं जाएगा। एसेट साइड में आपको लिखना होगा इधर स्टॉक, और ये है कौन सा, ये क्लोजिंग स्टॉक। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का जो इफेक्ट है ना, इसमें ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो फिर वो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो है इन दोनों में से एक में नहीं आएगा। वो कहाँ नहीं आएगा, वो उसका क्वेश्चन मैंने करवाया था फर्स्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट कर रहे थे उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका वो यही था, ओके। तो जाके वो देख लेना। यहाँ पे देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए, सेकंड नंबर है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस होता है जो है तो करंट ईयर का। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अकाउंटिंग है ना वो अक्रूअल बेसिस पे होती है। अक्रूअल बेसिस समझते हो? अक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया, अकाउंटिंग हमारी अक्रूअल बेसिस पे होती है ना। तो अक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया जो एक्सपेंडिचर या जो इनकम जिस ईयर की है उसे उसी ईयर के ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा।
ट्रेडिंग पी में दिखाया जाएगा, ठीक है, फाइनल अकाउंट में दिखाया जाएगा। यानी कि जो खर्चा जिस ईयर का है उसे उसी ईयर में दिखाया जाएगा, जो इनकम जिस ईयर की है उसी ईयर में दिखाई जाएगी, चाहे वो इनकम रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपेंस जिस ईयर का है उसे उसी ईयर में दिखाया जाएगा, चाहे वो एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया हो या नहीं कर दिया, उससे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2021-22, तो 21-22 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो 21-22 से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो 21-22 में ही दिखाए जाएंगे, चाहे भले ही आपने उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर पेमेंट कर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया है तो भी आपको उसकी अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी, बट उसके साथ साथ उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच इज, मैं ऐसे ही बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। दोज एक्सपेंसेस, और एग्जाम में आए तो आप आंसर दे पाए। दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर but not paid in current year, ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि करंट ईयर का खर्चा था लेकिन आपने पे ही नहीं किया। आप कौन? बिजनेस, अपने आप को बिजनेस समझो, ठीक है। तो दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, जो करंट ईयर से संबंधित है बट उसका पेमेंट आपने करंट ईयर में किया ही नहीं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले वो बता देता हूं। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग वो जो भी मान लेते हैं हमारी रेंट पे करना था और हमने पे नहीं किया, तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और रेंट ना लिख के अगर आप एक्सपेंसेस लिख दोगे तो जो भी एक्सपेंसेस उसका नाम आ जाएगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रेंट होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर एक्सपेंसेस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, एक रूल होता है, आपको अच्छे से पता होगा, एसेट एंड लायबिलिटी का रूल। एसेट हमेशा क्या होती है? एसेट हमेशा बेटा डेबिट होती है, मॉडर्न रूल बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग के अंदर काम आता है। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होते हैं। एसेट को अगर आपको इंक्रीज करना हो तो आप क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे, और एसेट को अगर डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आप देखिए, एक ऐसा एक्सपेंडिचर था जो करंट ईयर का था, बट आपने करंट ईयर में उसका पेमेंट नहीं किया। आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया ही नहीं, लेकिन रेंट देना था क्योंकि वो करंट ईयर का था और आपने दिया ही नहीं। तो ये आपकी लायबिलिटी है कि उसको रेंट देना है, या एसेट है? ये आपकी लायबिलिटी है कि उसको रेंट देना है। तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? देखो, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, ये देखो इधर, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, प्लस होती है, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। ये हो गई एंट्री की समझ। अब फटाफट से मैं बताता हूँ इसका ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है। अब मैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगा, फटाफट कर रहा हूँ। और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, फटाफट से बता देते हैं। जल्दी का काम शैतान का है, लेकिन करना पड़ेगा। देखो, कभी कभी जल्दी का काम शैतान का नहीं होता, समझदारी का होता है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर इधर आ जाएगा टू एक्सपेंसेस, जो आपके करंट ईयर का एक्सपेंस जो आपने पे किया है, और उसके अंदर आप ऐड कर देंगे जो पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और टोटल बाहर आ जाएगी, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आप पता है क्या करेंगे? बैलेंस शीट में बेटा ये आपकी एक लायबिलिटी है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने पे नहीं किया, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इट इज लायबिलिटी फॉर यू बिकॉज यू नॉट पेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने जो पेमेंट नहीं किया उस एक्सपेंसेस का, खर्चे का, ओके। तो ये कौन सा हो गया? ये होगा आपका प्यारा प्यारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अब आपके दो पॉइंट हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट, प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस।
ये क्या होता है, नई स्लाइड लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीपेड, थर्ड नंबर, प्रीपेड एंड प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस ही बोल दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। ये क्या है, दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर। ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर बट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस इन करंट ईयर। वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, या आप कह सकते हैं फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, बट उसका पेमेंट आपने एडवांस ही कर दिया। मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, आपने क्या किया 2000, नेक्स्ट ईयर कौन सा हो गया 22-23, तो 22-23 तो नेक्स्ट ईयर है, उसके खर्चों का पेमेंट अभी कर दिया। कब कर दिया, करंट ईयर में। करंट ईयर कौन सा है 21-22 फाइनेंशियल मान रहा हूं मैं, ठीक है, जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तो यही है, आज डेट है 23 मार्च, तो 23 मार्च को तो करंट ईयर यही है, 23 मार्च 23 मार्च 2022, तो करंट ईयर तो यही हुआ 21-22। तो 21-22 में पेमेंट कर दिया एक ऐसे एक्सपेंसेस का जो कि इस ईयर का है ही नहीं, वो है 22-23 का, तो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो ये एंट्री हो जाएगी आपका यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा। क्यों होगा वो बताऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस को क्रेडिट क्यों किया वो भी बताऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो ये एक्सपेंस नहीं है, एक तरह का आपने एडवांस किसी को दे दिया है, तो आपको एडवांस, अपन किसी को पैसा देते हैं तो अपना खर्चा थोड़ी हुआ है ना, नेक्स्ट ईयर में क्या पता वो एक्सपेंस हो ही नहीं हो, लेकिन पेमेंट तो एडवांस कर दिया, तो आपका एक तरह का इनकम जनरेट हो गया, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये आपके लिए एक एसेट है। और अभी मैंने बताया था यहाँ पर, देखो एसेट क्या होती है, देखो मैंने यहाँ बताया था, एसेट अगर इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। एसेट क्यों है, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा कर दिया, आपका पैसा आपको पे करना ही नहीं था, फिर भी आपने कर दिया, तो वो आपके लिए एसेट है। तो इसको और कहाँ कहाँ दिखाएंगे, तो देखिए इसको एक दिखाएंगे ट्रेडिंग में, और एक पीएनएल में, एक बैलेंस शीट में। तो वो कैसे दिखाएंगे फटाफट बताता हूँ। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में दिखाएंगे इसको डेबिट साइड में, और जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा उसमें से लेस करेंगे, और बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको एसेट साइड। तो यहाँ आ गया आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ये आ गया आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ फटाफट ताकि टाइम बच जाए। ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट साइड। आप एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, ओके, एसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर जो है आप इसको दिखाएंगे इधर टू एक्सपेंसेस, इधर जो भी अमाउंट होगा उसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि करंट ईयर का जितना पे किया है उसमें से करंट ईयर का हटाना पड़ेगा, ओके। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, प्रीपेड लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दिखाते थे, प्रीपेड को एसेट में दिखाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट है हमारा, फिर प्रीपेड के बाद में आ गया अक्रूड इनकम। इस बार इनकम का मामला है, चलिए देखो बताता हूं इनकम के केस में क्या करना। अक्रूड इनकम कौन सी इनकम है, फोर्थ नंबर, अक्रूड इनकम। those income which is earned in current year, current accounting year, but not received in current year। ऐसी इनकम जो करंट ईयर की है, करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में अर्न कर ली, कमा ली, बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई। सामने वाले के जो हमारा कस्टमर है उसको हमने या तो कोई गुड सेल कर दिया, बट उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, या हम मान लेते हैं इंटरेस्ट लोन का काम करते हैं, हम लोन देते हैं लोगों को, हमने लोन तो दे दिया
और इंटरेस्ट 1 महीने का ड्यू भी हो गया है, सामने वाले को मुझे देना है, लेकिन अभी तक उसने मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं। यानी कि आपने कमाई कर ली है लेकिन वो कमाई आपको मिली नहीं है। कमाई करी कब है? करंट ईयर की। तो इनकम कौन सी है? करंट ईयर की। तो करंट ईयर में तो दिखानी ही पड़ेगी, और आपको मिली नहीं है तो वो आपके लिए लायबिलिटी एक एसेट है। एसेट है क्योंकि पैसा लेना है। ओके, तो यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? एसेट को डेबिट। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगा, बिकॉज एसेट है, सामने वाले से लेना है। और टू इनकम, अब इनकम तो क्रेडिट होती है, आपको पता ही है, नॉमिनल रूल। ठीक है, जो भी इनकम होगी आपकी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, अब इसको ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? तो देखिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से। ये आपका ट्रेडिंग पीनल, और यहाँ बना देते हैं बैलेंस शीट। अच्छा बच्चा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये वाले जो मैं सब करा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ भी आपको मैं डालता हूँ और आपको मिल भी सकता है। कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। और आप अगर साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये लायबिलिटी, ये एसेट। अब यहाँ ही दिखाएंगे। इनकम में तो बेटा बाय साइड में आएगा ना, पीनल के क्रेडिट में आएगा, पीनल में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा बेटा ना। हाँ, ट्रेडिंग का खर्चा हो ही नहीं सकता, ये इधर का ही होगा, इनडायरेक्ट इनकम होती है अधिकतर। ठीक है, तो बाय 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 इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा आपका जो भी एक्रूड इनकम है, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक्रूड इनकम, ठीक है, उसके अंदर ऐड हो जाएगी, बाहर आएगी टोटल। और एसेट साइड में आ जाएगा बेटा एक्रूड इनकम। ओके, अब आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्रूड। अब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम मतलब जिसको अर्न नहीं किया है लेकिन एडवांस में रिसीव होगी, रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखिए इसका क्या है मामला। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं इसको। और ये पॉइंट नंबर कौन सा है? ये 5th। ठीक है, ये 4th था ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब सामने वाले का आपने काम नहीं किया है, अभी तक आपने इनकम कमाई नहीं है, बट वो आपको मिल गई। दोज इनकम विच इज नॉट अर्न्ड इन करंट ईयर but received advance in current year। करंट ईयर में एडवांस मिल गई है वो आपकी। तो आपने सामने वाले का कोई काम किया नहीं है अभी तक जो आपको करना है, और आपको पैसा मिल गया है, और आपने अभी तक नहीं किया, आप फ्यूचर में करोगे। तो करंट ईयर में मिला है लेकिन वो पैसा करंट ईयर से रिलेटेड है क्या? नहीं है, पहली बात। तो करंट ईयर में नहीं दिखाएंगे हम इसको। और सेकेंड बात, ये आपकी लायबिलिटी है कि आप उसके लिए काम करो क्योंकि उसने एडवांस पैसा दे दिया है। तो अभी तक आपने काम नहीं किया, आपकी लायबिलिटी है कि अभी काम करना है। तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अर्न इनकम बोल देता हूँ, अनअर्न्ड इनकम, और इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इनकम कम करनी है इसलिए। ठीक है, डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकम कम करनी है। इनकम में से क्रेडिट होती है लेकिन हमको करंट ईयर में नहीं दिखाना है, तो उसको डेबिट करके हम कम कर रहे हैं, और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट करके हम एक लायबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, ये आपका ट्रेडिंग पीनल और ये हमारी बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, और ये आपकी बैलेंस शीट, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ आप दिखा देंगे बाय साइड में, पीनल अकाउंट के अंदर बाय इनकम, जो भी आपकी इनकम है वो दिखाएंगे। और उसमें से मैं क्या कह रहा हूँ, अनअर्न्ड इनकम को इस साल नहीं दिखाना है क्योंकि करंट ईयर की है ही नहीं, तो लेस करना पड़ेगा, लेस अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि करंट ईयर में ओनली करंट ईयर का एक्सपेंस इनकम आएगा। ये इनकम तो फ्यूचर ईयर की रिसीव्ड हो गई है एडवांस में, और इसके साथ में ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में आएगा इधर अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी आप लायबिलिटी साइड में इसको दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट।
नेक्स्ट, तो देखा जाए तो अभी कितने पॉइंट हो गए हैं। तो आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब है लास्ट सिक्स्थ। सेवन से तो सेकंड पार्ट में आएगा, तो सिक्स्थ है डेप्रिसिएशन। तो आइए डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर ले। वैसे डेप्रिसिएशन के ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है ना, डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही दे रखा है आपको। लेकिन मैं इसका सिंपल ट्रीटमेंट बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं करना है आपको, ट्रेडिंग और पीएनएल में एंट्री आप इसकी मुझे पता है आपको आती है करनी, नहीं आती है तो फिर भी बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा। और टू फिक्स एसेट्स, अब फिक्स एसेट्स क्यों क्रेडिट हो रही है, लैंड बिल्डिंग जो भी है, लैंड पे तो लगता नहीं है, बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीन जो भी है उसके ऊपर उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट डिक्रीज होती है। और अभी मैंने बताया एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो, कम करना हो तो क्रेडिट करो, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया है। हाँ, इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे तो देखिए, ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे दिखाना है इसको। ये मान लेते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, पीएनएल में आता है डेप्रिसिएशन तो ठीक है, और ये आपकी बैलेंस शीट। तो देखिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, हाथ में है दोनों, लेकिन डेप्रिसिएशन बेटा पीएनएल अकाउंट के अंदर ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। इधर दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन जो भी फिक्स एसेट्स है, एफए मतलब फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। और इधर आ जाएगा आपका एसेट साइड में। एसेट साइड में इसका इफेक्ट क्या है वो बताता हूँ। एसेट साइड में आपको पहले फिक्स एसेट जो भी है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो वो फिक्स एसेट्स का अमाउंट लिखना है आपको, और उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है। डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, लेस कर देना है, फिर जो अमाउंट आएगा उसको बाहर लिखना है। ये आपके बैलेंस शीट के अंदर शो हो गया। तो मैंने जैसा बताया था ये वाले 7th 8th 9th, चला थोड़ा बैठा हुआ, एग्जाम टाइम चल रहा है ना, ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, इसलिए फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होने वाले हैं, जिसमें बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11th में 12th में बीकॉम में बीबीए में सीए में सीए में सीडब्ल्यूए में सीए में सब जगह हायर स्टडी में आपके काम आएंगे अकाउंट्स के अंदर। ओके, तो और बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े कन्फ्यूजिंग भी है। चलिए आइए हम करते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए, इन तीनों एडजस्टमेंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के अंदर बेटा ये डेटर दे रखे हैं, और ये जो डेटर दे रखे हैं ये दे रखे बेटा क्लोजिंग डेटर। ये कौन से क्लोजिंग डेटर है। अब क्लोजिंग डेटर मतलब ईयर एंड पे के डेटर है ना, जो बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाते हैं, ईयर एंड में बैलेंस शीट बनती है ना, उसके अंदर ये डेटर दिखाए हुए 15,500। तो ये क्लोजिंग डेटर है, यानी कि इस साल हमने बहुत सारा उधार माल बेचा होगा, मतलब क्रेडिट सेल करी होगी, उधार सेल करी होगी। और जब हम उधार सेल करते हैं ना, तो सामने वाला जिससे पैसे लेने हैं वो हमारा डेटर बन जाता है। तो उसमें से अभी 15,500 के डेटर बच गए हमारे पास में, जिनसे पैसा लेना है। लेकिन 15,500 से पहले की बात करूं तो कुछ पैसे हमारे डूब भी गए हैं, जिसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। बैड डेब्ट्स मतलब ऐसे डेब्ट्स मतलब डेटर, और बैड मतलब बुरे, ऐसे डेटर जो पैसा नहीं देंगे और वो डूब गए, वो है 4,500। लेकिन ये 4,500 के जो बैड डेब्ट्स हैं ये 15,500 में से नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि 15,500 तो क्लोजिंग है। तो इसका मतलब आपके ओपनिंग डेटर कितने रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझना। इसका मतलब आपके ओपनिंग डेटर कितने होंगे, इसका मतलब ओपनिंग डेटर होंगे आपके 15,500 प्लस 4,500, आपके ओपनिंग डेटर थे 20,000, उसमें से डूब कितने गए बैड डेब्ट्स 4,500, तब आपके क्लोजिंग कितने आ गए 15,500, समझे। तो क्लोजिंग ऐसे निकलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग दे रखे हैं। क्लोजिंग का मतलब क्या है कि बैड डेब्ट्स इसमें से लेस किया हुआ है, अगर ओपनिंग का होता तो लेस करना होता। ओके, ये चीज आप समझना, ठीक है। तो ये क्लोजिंग है, ठीक। अब बैड डेब्ट्स है तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बैड डेब्ट्स का ही करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे देता हूँ, इनके एडजस्टमेंट क्या क्या होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट वाला पॉइंट को हम समझते हैं और उसका एडजस्टमेंट समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये बैड डेब्ट्स। तो बेटा बैड डेब्ट्स जो है ना एक तरह का लॉस है, और आप नॉमिनल रूल जानते हो ना, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 4,500।
और इस बैड डेब्ट्स की वजह से डेटर क्या होते हैं, कम होते हैं ना। और डेटर एक क्या बेटा, एसेट है। और एसेट एंड लायबिलिटी वाला रूल तो आपको पता ही होगा ना, मैंने कई सारे लेक्चर में बता रखा है। एसेट डेबिट होती है, इसको बढ़ाना हो तो डेबिट करो, इसको कम करना हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसको बढ़ाना हो यानी इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। अगर ये रूल नहीं पता है ना बेटा, अकाउंट कैसे समझोगे? अगर नहीं पता है तो पता करो और इसको याद करो। ओके, तो डेटर कम होने से बैड डेब्ट्स की वजह से डेटर क्या होते हैं, कम होते हैं। और डेटर को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, देखो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डेटर्स। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई हो। आइए अब इस एंट्री का मैं फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताता हूँ। फाइनल अकाउंट में मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ मैं पीएनएल और एक बना देता हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा पीएनएल अकाउंट और एक मैं बना देता हूँ इधर बैलेंस शीट। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो दिखाने के लिए। ये पक्का है कि इस लेक्चर के बाद में अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं और मैं जो बोलता हूँ उस पर फोकस करते हैं तो इसके बाद में आपको इन दोनों चीज़ों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लायबिलिटीज रुपीज एसेट्स से, मतलब इन एडजस्टमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने बताया थोड़ा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सपोर्ट करना आप लोग। पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर पीस। ठीक है, इधर बाय जीपी आ जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, ओके। अब बैड डेब्ट्स पता कहाँ है, लॉस है ना, इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। तो इसकी एंट्री क्या होती है ट्रांसफर करने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। इसकी एंट्री क्या होगी, एक तो ये एंट्री होगी, एक पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। तो वो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, यानी कि ये जो लॉस है इसको ईयर एंड पे जो भी लॉसेज होते हैं, जो भी इनकम होती है उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये 4500 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल में। देखो बेटा पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, और कितना लिखेंगे 4500। ओके, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, और इधर आएंगे बेटा एसेट साइड में डेटर आते हैं, और डेटर हमारे कितने 15500। कहाँ ये रहे, देखो 15500 ये रहे ऊपर। और उसमें से बैड डेब्ट्स कितना हो गया 4500 का, तो उसमें से नहीं हुआ है, तो इसमें से हमें बैड डेब्ट्स लेस नहीं करने हैं। क्यों, बैड डेब्ट्स पहले से ही लेस हो चुके हैं, क्योंकि हमको बैड डेब्ट्स कौन से दे रखे, डेटर कौन से दे रखे हैं, क्लोजिंग। और क्लोजिंग में मैंने क्या बोला था कि बैड डेब्ट्स जो है वो पहले से ही लेस हुए हैं, तो दो बार मत करना। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं लिखा होता ना, इधर होता ओपनिंग डेटर, तो मैं पक्का लेस करता है, समझ में। नेक्स्ट आपको दे रखा है फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स वो होते हैं जिसकी एंट्री नहीं करी, जिसकी जनरल एंट्री नहीं करी, जिसको हमने डेटर में से लेस नहीं किया, बाद में पता चला कि इतने और बैड डेब्ट्स हो गए, जिस दिन फाइनल अकाउंट बना रहे थे उस दिन पता चला। तो फर्दर बैड डेब्ट्स जो है उसकी तो ना तो जनरल एंट्री हुई है, न ही जो है उसकी लेजर हुई है, न ही उसकी पोस्टिंग हुई है, न ही वो ट्रायल बैलेंस में गया। तो फर्दर बैड डेब्ट्स जो है उसका कुछ हुआ ही नहीं है। तो कुछ हुआ ही नहीं है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा बैड डेब्ट्स के अंदर। याद रखना फर्दर बैड डेब्ट्स पीएनएल के अंदर